नमस्कार बच्चों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं का चौथा पाठ मेरी स्मृति पढ़ाऊंगी। मेरी स्मृति अर्थात मेरी यादें। इसे लिखा है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी ने। अब मैं आपको डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगी। इनका जन्म 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने 1944 से अब तक पत्रकारिता और संपादन को व्यवसाय एवं मिशन के रूप में जिया। आपने दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समिति उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के रूप में दर्जनों विविध विषयक संदर्भ एवं मानक ग्रंथों का संपादन किया है। आपकी प्रमुख कृतियां 20 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। बेटे को क्या बतलाओगे यह उपन्यास है। प्रस्तुत कविता हाइकू विधा में लिखी गई है। मैं आपको थोड़ा हाइकू के बारे में जानकारी दूंगी। हाइकू मूल रूप से जापानी कविता है। आज हिंदी साहित्य में हाइकू की भरपूर चर्चा हो रही है। हिंदी में हाइकू खूब लिखे जा रहे हैं। हाइकू प्रकृति तथा प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव जगाता है। दो तुलनात्मक विचार को ध्यान में रखते हुए हाइकू कविता का निर्माण किया जाता है, जिसे एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ मिल जाता है। हाइकू को अधूरी कविता भी कहा जाता है। 5-7-5 शब्दांश पैटर्न या 3-5-3 अक्षरों के साथ एक मिनी हाइकू कविता भी लिखते हैं। बच्चों, 5-7-5 शब्दांश पैटर्न का मतलब है कविता की पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर। इस प्रकार एक हाइकू का निर्माण होता है। इस कविता में कवि ने आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त झिंगुर, कोयल आदि की खुशियों को भी आपने इस कविता में स्थान दिया है। बच्चों, अब हम कविता पे आते हैं। कविता का आप उच्चारण देखेंगे। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता, किसकी व्यथा छा गई बन घटा नभ है घिरा, सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में, कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो। बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि श्री रमाकांत श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कोयल चली गई है, अर्थात आम की शाखाओं पर बैठकर गाना गाकर कोयल जा चुकी है और अब आम की शाखाएं कोयल की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह पुनः आएगी और शाखाओं पर बैठेगी और गाना गाएगी। आप सबको पता होगा कि कोयल वसंत ऋतु में आती है और वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर गाती है। वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में महुआ के वृक्ष में सफेद फूल आते हैं। ये फूल सुबह होते ही गिर जाते हैं। उन्हें धरती पर गिरा देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दिया हो। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर, अर्थात किसी ने सफेद चादर बिछा दिया हो या वह किसी का राह ताक रहा हो। ग्रीष्म ऋतु बीत जाने के बाद आसमान में काले काले बादल उसी प्रकार छा जाते हैं जैसे किसी की व्यथा अर्थात दुख हो, जो आसमान में बादल बनकर छा गए हैं। कवि रमाकांत जी आगे बताते हैं कि सांझ अर्थात शाम हो गई है, आकाश में तारे दिखाई देने लगे हैं। इस रात में वह किसे खोजने आया है। ऐसा लगता है हवा कोई संदेशा लेकर आया है।
उसे सुनने दो कि वह क्या संदेशा लाया है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, हाइकू विधा में तुलनात्मक विचारों को लिया जाता है, जिसमें प्रकृति को माध्यम बनाया जाता है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। इस कविता में भी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हुई है। इन पंक्तियों में प्रतीकात्मक रूप से उस गांव तथा गांव में रह रहे लोगों, माता पिता, रिश्तेदार के भावों को उजागर करने की कोशिश की गई है, जिनके अपने गांव छोड़कर शहरों में जाकर बस जाते हैं। गांव में वे लोग उनके लौटने का इंतजार करते रहते हैं। जरा सी आहट भी उन्हें अपनों के लौटने का भ्रम ला देती है। उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए रहते हैं, जैसे महुआ श्वेत चादर बिछा देता है। जब भ्रम टूटता है तो मन व्यथित हो उठता है और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। मन के अंधेरे में दीपक जलाए निहारते रहते हैं कि कोई संदेशा लेकर अपनों का आएगा और खुशी प्रदान करेगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों को हम देखेंगे। प्रतीक्षा अर्थात राह देखना, शाखाएं डालियां, आम्र आम, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, श्वेत अर्थात सफेद, जोहता अर्थात इंतजार करना, व्यथा अर्थात दुख पीड़ा, घटा बादल, नभ आकाश, सांझ अर्थात शाम, निशा रात, पवन हवा। अब इसके बाद बच्चों हम अगली पंक्तियों पर आएंगे। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती है, खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले, कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया, गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। इन पंक्तियों में कवि ग्रामीण अंचल का वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेहंदी की गंध में रची बसी होने के कारण कोई उन्हें याद आती है। कोयल की मधुर आवाज सुनकर पुरानी यादें जैसे आंखों के सामने आ जाती है, या कहें पुरानी स्मृतियां मुखर हो जाती हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसका परिणाम यह है कि लोग अब घरों में ही रहते हैं। नहीं तो गांव का छायादार पेड़ लोगों से घिरा रहता था। अब दोपहर के समय लोगों को कहीं छाया नहीं मिलती है। कवि कहते हैं कि मैं गांव को नहीं पहचान पा रहा हूं और न गांव मुझे। हम दोनों की जीवन जीने की शैली बदल गई है। गांव में भी बहुत बदलाव हो गया है। गांव के पुराने दिन, सभी लोगों का मिलना जुलना, मिलजुल कर रहना, सुख दुख में सहभागी होना, कम होने पर भी एक सुकून का जीवन जीना। पर आज सब साधन सुविधा उपलब्ध हो गई है, परंतु सुकून चला गया है। हम दोनों खो गए हैं और एक दूसरे को खोज रहे हैं। गांव मुझको मैं ढूंढता गांव को, खो गए दोनों। अर्थात जैसे गांव में परिवर्तन हो गया है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन हो गया है। हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। इन भावों को व्यक्त करने की कोशिश रमाकांत जी ने इन पंक्तियों में की है। बच्चों, इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को हम देखते हैं। गंध, महक, सुगंध, पी अर्थात पपीहा, वृक्ष अर्थात पेड़ वृक्ष, साया अर्थात छाया। अब हम अगली पंक्तियों को देखेंगे। वर्षा की सांझ बजाने सहनाई छिपे झिंगुर, बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन, आए कोकिल धुन बंसी की गूंजे बहुत महके। बच्चों, इन पंक्तियों में रमाकांत जी ने बताया है कि वर्षा की सांझ बजाते
शहनाई छिपे झिंगुर। अब सबको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का जब समय हो जाता है, वर्षा ऋतु में विशेषकर, कुछ कीड़े इस प्रकार बोलने लगते हैं। कीड़ों में यहाँ झिंगुर को लिया गया है। शाम के समय झिंगुर की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगती है। वह आवाज जैसे इस प्रकार से बजने लगती है जैसे कोई शहनाई बजा रहा हो। आगे के पद्यांश में हम देखेंगे कि कोयल अमराई में आ गई है। अमराई अर्थात आम के पेड़ों का बगीचा, तथा बंसी की धुन जैसी उसकी आवाज अमराई में सुनाई देने लगी है। फूल खिलते हैं, महकते हैं तथा अंत में स्वप्न की भांति मुरझा जाते हैं। यहाँ तुलनात्मक वर्णन को हम देखेंगे। किसी के आने का संदेशा, खुश होना, भ्रम टूटना और फिर उसी तरह से मुरझा जाना। प्रातः काल में चिड़िया चहचहाने लगती है। इन्हें इतनी सुबह कौन जगाता है? इन्हें इतनी जल्दी कौन जगाता है? बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया, जगाता कौन? प्रश्न मन में उठता है कि इतने प्रातः काल में इन चिड़ियों को कौन जगाता है कि बिना अलार्म के ये किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करने लगती हैं। इन्हें आवाज प्रातः काल से करना शुरू कर देती हैं और अनवरत पूरे दिन भर यह कार्य करती हैं। कोकिल के आ जाने से बगीचे में बंसी जैसी आवाज गूंजने लगती है और आम के बौर अर्थात मंजरी, आपने देखा होगा आम के पेड़ों में बौर लग जाते हैं और जब बौर लग जाता है तो पूरे वातावरण में एक भीनी भीनी महक फैल जाती है। तो उन डालियों पर, उन बौर से युक्त डालियों पर कोयल बैठकर जब गाना गाने लगती है तो उसकी आवाज जैसे बंसी की तरह गूंजने लगती है। इस पूरी कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक दृश्यों को अपनी स्मृति में लाया है, जो कि अब बीते दिनों की बातें हो गई हैं। कोयल, अमराई, फूल, चिड़िया, झिंगूर, महुआ आदि को वो याद कर पुरानी स्मृतियों में चले गए हैं, अर्थात अपनी पुरानी यादों को सोच रहे हैं। बच्चों, अब गांव और शहरों में बहुत बदलाव हो चुका है। गांव में भी अब हम देखेंगे तरह तरह की आधुनिक सुविधाएं हो चुकी हैं। पहले के गांव को अगर हम देखें तो जैसा कि रमाकांत जी ने बताया है, वह सारी चीजें उनके यादों में आज भी उसी प्रकार से उठती हैं जो उन्होंने गांव में देखा है और उन्हें बहुत ज्यादा व्याकुल करता है। तो इस मेरी स्मृति पाठ में गांव और शहर इस प्रकार की तुलनात्मक व्याख्या उन्होंने की है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका पूरा भावार्थ मेरी स्मृति का आपके समक्ष है। हम फिर अगली बार मिलेंगे। नमस्ते।